अच्छा, हमने अभी डेटाबेस तो पढ़ लिया हमने, तो उसी के अंदर अरोरा जी। जो मैंने आपको बताया था कि वो भी एक आरडीएस सर्विस है। अब मतलब आरडीएस के अंदर एक डेटाबेस है जो हम्म, कि एडब्ल्यूएस का खुद अपना डेवलप किया हुआ है, ठीक है। जी जी। और चूंकि वो एडब्ल्यूएस का अपना खुद का डेवलप किया हुआ है एंड दे प्रेफर टू मूव ऑन टू दिस अरोरा डेटाबेस, इसलिए अच्छा, इसमें क्यूरीज एग्जाम जो के है अंदर। माई एसक्यूएल की यूज होती है ना? जी सॉरी, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ क्यूरीज जो है वो माई एसक्यूएल वाली यूज होती है ना उसमें भी? अरोरा में? या जी, या जी जी सेम जी है? जी जी जी, क्योंकि ये माई कंपेटेबल है ना, हाँ तो जी, इसलिए जो है आप ना वो उसके बता रहे अंदर थे माई एसक्यूएल। माई वाली होती है। तो चूंकि ये AWS का अपना एक MySQL के इंजन के ऊपर बिल्ड किया हुआ डेटाबेस है, तो इसलिए इसके फीचर सेट थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। और एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि वो उनकी अपनी प्रोडक्ट है, ठीक है ना। सही। तो इसलिए जो है और वो थोड़ा प्रेफर भी करते हैं, इसलिए हम ऐसे तो डेटाबेसेस हमने पढ़ लिए, लेकिन एक अरोरा के बारे में हम थोड़ा सा उसके फीचर सेट्स के मुताबिक हम थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड देन वील मूव ऑन, ठीक है। ठीक। तो अरोरा, जैसे मैंने बताया था आपको कि AWS का डेटाबेस है, अमेजॉन अरोरा कहलाता है, और ये MySQL कंपेटेबल है। बेसिकली MySQL के इंजन के ऊपर उन्होंने अपनी एक लेयर बिल्ड की है, ठीक है। सो रिलेशनल डेटाबेस है, जैसे रिलेशनल डेटाबेसेस जो है ना, वो रिलेशनल डेटाबेसेस जैसा होते हैं। और उसी तरीके से जो है ना वो MySQL की तरह से इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अरोरा के अंदर जो स्केलिंग है वो तकरीबन स्टार्ट विद 10 GB और स्केल अप टू 10 GB इंक्रीमेंट्स, जो 64 TB स्टोरेज ऑटो स्केलिंग के अंदर जा सकता है। कंप्यूटर स्टोरेज कैन बी 32 वर्चुअल सीपीयू से 20 एंड 244 GB ऑफ मेमोरी तक ये जा सकता है। जो उसका कंप्यूटर, जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो एक मशीन कंप्यूट मशीन बनती है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। 2 copies of your data is contained each availability zone with a minimum of 3 availability zone, 6 copies of your data। यानी कि जो आप भी डेटाबेस बनाएंगे उसके अंदर होता ये है कि अरोरा में, सिर्फ मैं अरोरा की बात कर रहा हूँ जब, ठीक है। अरोरा के अंदर कम से कम ये आपके 3 अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हर अवेलेबिलिटी जोन में 2 कॉपीज रहेंगी आपकी। यानी कि आपके डेटाबेस की 6 कॉपीज जो है वो AWS अपने पास मेंटेन करेगा, ठीक है ना। तो उसकी रेजिलियंस जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है उसकी, सही है। ठीक है। अरोरा designed to transparently handle the loss of up to 2 copies of data without affecting database write availability and up to 3 copies of without affecting the read availability। यानी कि अगर आपकी इन 6 कॉपीज बन गई अब आपकी, ठीक है, आपको नहीं पता, वो सब ट्रांसपेरेंट, मतलब यानी कि वो पीछे है वो, ठीक है ना। और आपका एक ही वो DNS URL मिला हुआ है, उसी के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हैं। अगर 2 कॉपीज, इस 6 में से 2 कॉपीज जो है वो अगर लॉस भी हो जाती हैं तो भी आपका डेटाबेस चलता रहेगा, राइट फंक्शनैलिटी अवेलेबल रहेगी। और इवन अगर 3 कॉपीज अगर लॉस हो जाती है तो रीड फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल होगी, राइट थोड़ा सा सफर करेगी उसके अंदर, ठीक है। Aurora storage is also self-healing, data blocks and disks are continuously scanned for errors and repaired automatically। जैसे डेटाबेस के अंदर जो है एरर्स वगैरह डिस्क के ऊपर आ जाए तो उसको। Aurora replicas, 2 types of replicas are available. Aurora replicas currently 15, MySQL read replicas 5। यानी कि अरोरा के रीड रेप्लिकास भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अरोरा के रीड रेप्लिकास अगर अरोरा के साथ ही क्रिएट करेंगे तो फिर 15 रीड रेप्लिकास बना सकते हैं आप उसके ऊपर। लेकिन अगर अरोरा के रेप्लिकास अगर आप MySQL के रीड रेप्लिकास के साथ करेंगे तो आप 5 रीड रेप्लिकास बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर बस एक यानी थोड़ा वो सा फीचर्स है। माई एसक्यूएल डेटाबेस पे अरोरा रेप्लिका यूज करेंगे अगर तो? नहीं, अगर अरोरा आपका मास्टर डेटाबेस अरोरा पे है जी जी।
और अब आप उसका रीड रेप्लिका, जैसे कल हमने बनाया था उसका हम्म, सिंगापुर में थे हम, और जी सिंगापुर जी से हमने रीड रेप्लिका बनाया था कहाँ पे, उसमें फ्रैंकफर्ट में बनाया था हमने। जी जी तो दोनों जगह माइस्क्यूएल यूज किया था हमने, ठीक है। सही लेकिन अगर जी हमारा मास्टर डेटाबेस सिंगापुर के अंदर ये होता, अरोरा होता, और उसका रीड रेप्लिका हमें बनाने हैं, तो फिर हम MySQL पे भी बना सकते हो उसका रीड रेप्लिका, क्योंकि MySQL कंप्यूटर बना सकते हैं। लेकिन अगर अरोरा सही के रीड रेप्लिका अरोरा को ही यूज करते हुए बनाएंगे तो फिर 15 रीड रेप्लिकास आप बना सकते हो 15 उसमें, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके कुछ अलग से फीचर सेट्स है जो हम इसको डिस्कस कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, कुछ और चीज़ें थी, जैसे कि हमारे पास डायनामो डीबी है, ठीक है। डायनामो डीबी जो है, अब ये अरोरा जो है ये बेसिकली RDS सर्विस ही है, तो उसके साथ ही हम इसको कंसिडर करें, क्योंकि कल हमने देखा भी था इसको। बस ये कि जी जी MySQL के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिर डायनामो डीबी। डायनामो डीबी क्या है कि एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, ठीक है ना। नो एसक्यूएल डेटाबेस का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एसक्यूएल क्यूरीज यूज नहीं होती, ठीक है। So Amazon DynamoDB is a fast and flexible NoSQL database service for all applications that need consistent single-digit millisecond latency at any scale, and it is fully managed database and support both document and key value model. It is flexible data model and reliable performance make it great fit for mobile application, gaming, ad tech, IoT and many other applications, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर एप्लीकेशन NoSQL डेटाबेस में बन सके। JSON फॉर्मेट्स देखें कभी आपने? हाँ JSON वो फॉर्मेट्स, यानी सही नहीं पता लेकिन देखे हैं, लाइक नजर से JSON स्टाइल के रहे ऊपर, जैसा क्या सही। तो JSOन फॉर्मेट्स वगैरह के हिसाब तरह से जो है ना, ये एक तरीके से जो समझेंगे की वैल्यू पेयर होता है। अगर मैं इसको वही W2 उसको MongoDB भी एक जो है नो एसक्यूएल NoSQL डेटा, या हम जैसे इसके अंदर जाते हैं, ये तो कौन सी, अच्छा, तो जैसे W3 स्कूल के अंदर पाइथन यूज MongoDB, ठीक है, और JSON लाइक डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर यूज होते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर आपके पास तक की वैल्यू पेयर्स आपके पास यूज होती है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल ठीक है, इस तरह से हमारे पास है कि ये एक समझ लें कि एक कस्टमर का जो है एड्रेस और उसका समथिंग है, तो ये जैसे आईडी नंबर हो गई, तो ये की हो गई, यहाँ पे कॉलम नहीं होता, यहाँ की होती है, ठीक है, और ये उसकी वैल्यू है। ये जो कॉमास में है ये की है, और फिर कोलन के बाद उसकी वैल्यू है, फिर ये की है नेम, और ये उसकी वैल्यू है बैन, यानी कि नाम बैन हुआ, फिर कॉमा, फिर उसके बाद एड्रेस है, फिर कोलन, और फिर उसका एड्रेस है। तो इस तरह से की वैल्यू पेयर्स बनता है इसके अंदर, JSON बेसिस स्टाइल के अंदर जो है ना NoSQL डेटाबेस में, इस की वैल्यू बेस्ड पेयर्स इसके अंदर बन रहे होते हैं। यहाँ पर जो अगर SQL यूज नहीं होती, क्यूरी लैंग्वेज यूज नहीं होती, इसके अंदर आपको किसी लैंग्वेज के थ्रू जो है ना वो वो पाइथन या वगैरह के थ्रू जो है ना आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास NoSQL हर एक, अब ये हर एप्लीकेशन जो होती है वो जरूरी नहीं कि वो NoSQL डेटाबेस के अंदर बन सके, ठीक है। तो हर एक एप्लीकेशन का अपना एक पर्पस होता है, और उसके हिसाब से जो है, जैसे जो होते हैं गेम्स होते हैं, गेम्स वगैरह जो है IoT एप्लीकेशंस वगैरह, वो इस तरह की चीज़ें NoSQL डेटाबेस में बन जाती हैं और अच्छी रहती हैं, ठीक है। तो
AWS के ऊपर जो हमारे पास NoSQL डेटाबेस मौजूद है इसको नाम है DynamoDB, stored on SSD storage है, spread across 3 geographical distinct data center, eventual consistent read and strongly consistent read. डिफॉल्ट में eventual consistent read है. eventual consistent read का मतलब ये कि जैसे कोई डेटा राइट होता है तो फिर वो थोड़ी सी मतलब चंद मिली सेकेंड के बाद वो अवेलेबल हो जाता है. स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड का भी मौजूद है कि जहाँ पे आपके पास थोड़ा सा उसकी प्राइसिंग चेंज होगी और फिर वो आपको फौरन से आपको रीड प्रोवाइड कर देगा. ठीक है. eventual consistent read consistency across all copies of data is usually reached within a second. Repeating a read after a short time should return unupdated data. ठीक है ना. तो ये क्या होता है कि जब भी आपका कोई राइट होता है तो जितनी भी कॉपीज होती हैं उसकी डेटाबेस की जितनी कॉपीज मल्टीपल कॉपीज मैनेज करता है तो उन सब के ऊपर ये 1-2 सेकंड का जो समय जैसे उन्होंने कहा विदिन अ सेकंड. ठीक है ना. मतलब कि एक शॉर्ट टाइम इंटरवल चाहिए होता है इसको टू अपडेट द डेटा ऑनटू ऑल कॉपीज. ठीक है ना. रिपीटिंग अ रीड आफ्टर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर शुड रिटर्न द अपडेटेड डेटा. ठीक है ना. तो इसलिए जो है ना वो ये इसका डिफॉल्ट होता है. लेकिन स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड रिटर्न्स अ रिजल्ट that reflects all right and received a successful response prior to read. ठीक है ना. तो वो एक आपके पास क्विकली जो है वो आपके पास रिस्पॉन्ड करके रहता है. ठीक है. If your application really need read less than 1 second after write, then choose strongly consistent read. यानी कि अगर आपकी कोई एक ऐसी एप्लीकेशन है, सपोज करें बड़ी फास्ट गेमिंग एप्लीकेशन है जहाँ पर जो है ना गेमिंग में आपको पता है कि किस तरह से जो है वो फास्ट रिस्पॉन्सेस होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, प्लेयर्स होते हैं. तो उसके अंदर अगर सेकंड्स से भी कम का अगर आपको डिले चाहिए, मतलब नहीं डिले बिल्कुल नहीं चाहिए, तो फिर आप जो मॉडल रखेंगे वो उसके अंदर स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड में रखेंगे. ठीक है ना. तो वो आपको लेस देन 1 सेकंड के अंदर जैसी डेटा राइट हुआ वैसे ही फिर उसके फौरन बाद आपको रीड प्रोवाइड कर देगा विद इन अ सेकंड. लेकिन eventual consistent read के अंदर 1 सेकंड अप्रोक्सीमेटली टाइम लग जाएगा कि रीड राइट होने के बाद रीड होने के लिए. ठीक है ना. तो इस तरह से जो है वो आपके पास तो गेम की नेचर पे भी डिपेंड करता है, चीजें होती हैं. डायनामिक प्राइसिंग जो है प्रोविजन थ्रूपुट कैपेसिटी राइट थ्रूपुट प्राइसिंग जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे लिखी हुई है, लेकिन इसका क्लास इसका एग्जाम से ताल्लुक नहीं है, ये मैं बता दूं अभी. ठीक है. क्यों? वजह के प्राइसिंग चेंज हो जाती है, अपडेट हो जाती है और रीजन टू रीजन चेंज हो रही होती है. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है. हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हो जाएं जिसके अंदर लोअर कॉस्ट और हायर कॉस्ट की बातें की जा रही है. ठीक है. तो प्रोविजन थ्रूपुट कैपेसिटी राइट थ्रूपुट जो इन्होंने यहाँ पर लिखी है, अब जरूरी नहीं कि ये अपडेटेड प्राइस हो जो नोट में लिखी हुई. ठीक है. तो इसलिए जो है ना थ्रूपुट इज 0.0065 पर आवर फॉर एवरी 10 यूनिट्स and 0.6 per hour every 50 units. Storage cost is the 50 GB. Pricing example भी इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि units का मतलब let's assume your application needs to perform 1 million writes and 1 million reads per day while strong 3 GB of data. First, you need to calculate how many writes and reads per second. 1 million evenly spread writes per day equal to the 10 lakhs 1 million writes. ठीक है. Divided by 24 divided by 60 divided by seconds is 11.6 writes per second इन्होंने निकाल लिया. अगर 1 million writes आपके पर डे हो रहे हैं तो फिर इन्होंने उसका निकाला कि जी DynamoDB write capacity unit can handle 1 write per second, so you need 12 write capacity units. तो एक यूनिट जो होता है वो पर सेकंड एक राइट देता है. ठीक है ना. तो इसमें 12 बाइट आपको चाहिए होंगे यहाँ पे इसके लिए.
तो सिमिलरली हैंडल द स्ट्रॉन्ग 12 बाइट कैपेसिटी और उसके हिसाब से उन्होंने उसके मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, अगेन ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन एग्जाम में नहीं आती ये चीजें। ठीक है, अच्छा रेड शिफ्ट क्या होता है कि रेड शिफ्ट जो है वो आपके पास अगर कोई डेटा वेयर हाउस बनाना है जैसे, ठीक है ना, डेटा वेयर हाउसेस क्या होते हैं कि एक तो होता है ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस के, जैसे रोजाना के ऑर्डर आ रहे हैं और ट्रांजैक्शन हो रही है, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, और एक होता है कि वो डेटा उठा के रख लिया जाए जिसके ऊपर एनालिसिस या रिपोर्टिंग की जाए, मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट बैठकर, डेटा एनालिस्ट बैठ के उसके ऊपर एनालिसिस करें कि आपने पिछले साल कितना बिजनेस किया, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुई, किन इलाकों में ज़्यादा सेल हुई, किस कस्टमर या किस सेल्स पर्सन की क्या ज़्यादा सेल रही, किस रीजन में ज़्यादा सेल रही, और कौन से दिनों में ज़्यादा सेल रही, कौन से सीजन में ज़्यादा सेल रही, किस प्रोडक्ट की किस सीजन में ज़्यादा, इस तरह के डिफरेंट एनालिसिस। ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना अपने हिसाब से। ठीक है, तो आपको एनालिसिस परफॉर्म करना हो ना, तो हर डेटा रिक्वायर्ड नहीं होता। जब एनालिसिस परफॉर्म करना होता है तो एनालिसिस करने के लिए नॉट एवरी डेटा इज रिक्वायर्ड। तो नॉट एवरी डेटा इज रिक्वायर्ड, तो वो डेटा जो कि मिसाल के तौर पे ऑर्डर नंबर हो गया, ट्रांजैक्शन नंबर हो गया। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन नंबर जो है, जो ऑर्डर नंबर है, वो आपको इस तरह के एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, ये ट्रांजैक्शन है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को फिर उसके अंदर से ओमिट कर दिया जाता है, डेटा शिफ्ट किया जाता है यूजुअली ट्रांजैक्शनल डेटाबेस से, जिसको हम OLTP कहते हैं, OLTP से शिफ्ट किया जाता है OLAP के ऊपर, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम्स के ऊपर और डेटा वेयरहाउसेस के ऊपर, लेकिन सिलेक्टेड डेटा यूज फॉर जनरल सेंड किया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ एक जनरल एग्जांपल समझा रहा था कि आखिर रेड शिफ्ट तो प्रोडक्ट है ना AWS की, उससे पहले उसकी एक समझा था कि डेटा वेयर हाउसिंग होती क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ट्रांजैक्शनल डेटा में से ही डेटा उठा के एनालिटिकल डेटा के ऊपर जाता है, डेटाबेस पे जाता है, और फिर उसके ऊपर जो है वो एनालिटिकल डेटाबेसेस कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे ऑरेकल की डिफरेंट है और माइक्रोसॉफ्ट की डिफरेंट है, इस तरह से, और उसकी लाइसेंसिंग कॉस्ट वगैरह एक अच्छी खासी हैवी होती है। ठीक है, तो AWS भी एक की जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर वो आपको OLAP वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो है रेडशिफ्ट। AWS Redshift is fast and powerful, fully managed petabyte scale data warehouse service in cloud. Customers can start small for just 0.25 per hour with no commitments or upfront cost, and scale to a petabyte or more than 1000 per terabyte per year, less than a tenth of most of other data warehousing solution. यानी कि जो दूसरे डेटा वेयरहाउसिंग सोल्यूशन है उसके अंदर जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऑरेकल हो गया, उन सब में तो आपको एक अच्छी खासी लाइसेंसिंग कॉस्ट देनी पड़ती है, एक भारी भरकम जो है ना, यानी कि समझ लें कि एक हैवी अमाउंट आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके लाइसेंस अक्वायर करने के लिए। फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट्स के जो है वो कोई they don't run on the some small scale hardware। ठीक है ना, उसके लिए आपको एक अच्छा हार्डवेयर चाहिए, वो खरीदना पड़ता है, एंड डेफिनेटली यू नीड टीम, तो इसमें भी चाहिए उसमें भी चाहिए, बट यू नीड टीम साइज, फिर आपको हार्डवेयर मैनेजर, दूसरी चीज़ों के हिसाब से अपना नेटवर्क अपडेट एंड ऑल दीज थिंग। यहाँ पे एवरीथिंग इज ऑन द क्लाउड, you don't have to pay any licensing fees, you don't have to pay any upfront cost, you just have to go for pay as you, आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वही कुछ एग्जांपल हैं कि OLAP की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं कि जो जैसा मैंने आपको बताया कि सम ऑफ द रिड्यूस सेल इन द EMEA रीजन, कितनी प्रोडक्ट इसमें सेल हो, इस तरह से एनालिटिकल टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, रेडशिफ्ट के अंदर क्या होता है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके अंदर दो नोड्स बनते हैं, सिंगल नोड और मल्टी नोड कॉन्सेप्ट है। सिंगल नोड जो है 160 GB तक का नोड सपोर्ट है,
और मल्टी नोड अगर से ज़्यादा आप जा रहे हैं तो फिर आपके पास मल्टी नोड के अंदर 2 नोड बनते हैं, जिसके अंदर लीडर नोड और एक कंप्यूट नोड होता है। लीडर नोड मैनेज क्लाइंट्स कनेक्शन एंड रिसीव क्यूरीज, ठीक है, ये करता है।